लेकिन आज जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खबर ये बताती है कि किसी भी महिला को उसके अधिकार तभी मिल सकते हैं जब वो महिला खुद सबसे पहले अपने अधिकारों के लिए हिम्मत दिखाए और अपने अधिकारों को छीनने के लिए उसके पास ताकत हो। और ये ताकत मानसिक ताकत होनी चाहिए, और ये ताकत हासिल करने में उस महिला का परिवार एक बहुत बड़ा हिस्सेदार बन सकता है। सब कुछ परिवार के ऊपर निर्भर करता है। यह खबर एक ऐसी महिला की है जिसने 26 साल के बाद अपनी खामोशी तोड़ने की हिम्मत दिखाई है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक महिला ने 26 वर्ष के बाद अपने साथ हुए रेप की एफआईआर दर्ज करवाई है। 26 साल के बाद। इस वक्त मेरे हाथ में वो एफआईआर भी है जिस पर शिकायत का वर्ष 2021 लिखा है और बलात्कार का वर्ष लिखा है 1994। यानी 26 साल पहले 1994 में यह बलात्कार हुआ था और अब 2021 में यह महिला सामने आई है और इसने ये एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में लिखा है कि 26 साल बाद भी केस दर्ज कराने के लिए बलात्कार की शिकार को 6 महीने तक काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और तब जाकर यह एफआईआर लिखी गई। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल जरूर आएगा कि 26 साल का इतना लंबा समय क्यों लग गया। इसका जवाब है, और इसका जवाब किसके पास है? इसका जवाब है इस महिला के बेटे के पास। आप कहेंगे अचानक महिला का बेटा तस्वीर में कहां से आ गया और यह बेटा अब तक चुप क्यों था? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में इस कहानी को देखते वक्त जरूर आएंगे। इसलिए सबसे पहले हम आपको बहुत संक्षेप में यह बताते हैं कि पूरी घटना, पूरी कहानी क्या है और इस कहानी से आज देश की हर महिला को प्रेरणा मिलेगी। यह घटना है वर्ष 1994 की। इस महिला ने पुलिस को बताया कि जब वो सिर्फ 12 साल की थी, सोचिए जब वो खुद एक बच्ची थी, 12 साल की थी, तो पड़ोस में रहने वाले 2 सगे भाइयों 25 वर्ष के नकी हसन और 22 साल के गुड्डू ने उसके साथ 1 वर्ष तक बलात्कार किया। इसकी वजह से 13 वर्ष की उम्र में, अगले ही साल 13 वर्ष की उम्र में इस महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। बदनामी के डर से, समाज के दबाव में इस बच्चे को वो अपने पास नहीं रख पाई और बच्चे को पैदा होते ही इस महिला ने उस बच्चे को किसी दूसरे परिवार को गोद दे दिया क्योंकि बदनामी का डर था। सोचिए इस पूरी घटना में उस महिला की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उस महिला के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी को जाके कुछ बता सके। 20 वर्ष की उम्र में घटना के 6 साल बाद यानी वर्ष 2000 में महिला की शादी हो गई। लेकिन शादी के कुछ वर्षों बाद महिला के पति को कहीं से इस घटना की जानकारी मिल गई और उसके बाद उसने भी इस महिला को तलाक दे दिया और इसे अकेला छोड़ दिया। महिला की कोई गलती नहीं थी, फिर भी वो अपनी जिंदगी को एक सजा की तरह बिताने पर मजबूर हो गई। उसने कोई अपराध नहीं किया था, अपराध तो उसके साथ हुआ था। अपराधी खुले घूम रहे थे, अपराधी अपने अपने परिवारों के साथ अपने अपने गांव, मोहल्लों, समाज में बहुत खुश थे, उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जिसके साथ अपराध हुआ वो महिला वर्षों तक एक अपराधी की तरह जीती रही। दूसरी तरफ पीड़ित महिला का बेटा अब बड़ा हो चुका था। जब वो 11 वर्ष का हुआ तो उसके दत्तक माता पिता उसे वापस पीड़िता के पास छोड़कर चले गए। ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता चला गया, अपनी मां से अपने बारे में और अपनी पहचान के बारे में लगातार सवाल करने लगा और कुछ वर्षों तक मां अपने इस बच्चे से, अपने पुत्र से सारी सच्चाई छुपाती रही। लेकिन बेटे ने जब अपनी जान देने की धमकी दे दी और जब बेटा बहुत उग्र हो गया और उसने बार बार अपनी मां से सच जानने के लिए धमकी देनी शुरू कर दी, तो पिछले वर्ष मां ने अपने इस बेटे को सब कुछ बता दिया। लेकिन बेटे के इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था कि उसका असली पिता कौन है। ये मां भी नहीं बता पाई क्योंकि बलात्कार की इस घटना में 2 लोग शामिल थे। इस बेटे ने अपनी मां के साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। अपनी मां को इस लड़ाई के लिए उसने मानसिक रूप से तैयार किया, जो बहुत मुश्किल काम था। और मां ने भी अपने बेटे के अधिकार के लिए पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करवाई। हालांकि 26 साल बाद यह केस दर्ज करवाना भी आसान नहीं था क्योंकि समय बहुत बीत चुका था। 6 महीने तक पुलिस थानों के चक्कर काटने के बाद भी महिला की सुनवाई नहीं हुई और तब इस महिला ने शाहजहांपुर जिला अदालत में शिकायत की
और इस साल 12 फरवरी को अदालत ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया, जिसके बाद 4 मार्च को यानी इसी महीने पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इस बात को एफआईआर में भी लिखा गया है कि महिला महीनों तक पुलिस के पास शिकायत लेकर जाती रही, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। अब अदालत के हस्तक्षेप के बाद शिकायत दर्ज हुई है और इस मामले में अभी तक पुलिस ने एक आरोपी से पूछताछ की है, दूसरे आरोपी से पूछताछ की जानी अभी बाकी है। और मां की शिकायत के बाद बेटे का और दोनों आरोपियों का डीएनए टेस्ट अब कराया जा सकता है, जिससे यह पता चलेगा कि इस बेटे का असली पिता कौन है और जिसके बाद आरोपियों को सजा मिल पाएगी। उम्र इतनी कम थी कि मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। प्रेग्नेंट हो गई 3-4 महीने बाद जब मेरी बहन को समझ में आया तब डॉक्टर को दिखाया गया, पता चला कि प्रेगनेंसी है। डॉक्टर ने जब देखा तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि उम्र बहुत कम है, अबॉर्शन नहीं किया जा सकता है, आपको इसको डिलीवर करानी ही पड़ेगी। और जन्म के तुरंत बाद मेरी माँ ने उस बच्चे को जो है हमारे गांव में एक परिवार फैमिली को गोद दे दिया उसको। जिन्होंने गोद लिया था उन्हीं के साथ रहते थे, तो कुछ बड़े हो गए, कुछ समय तक तो वो लोग रखे वहाँ पे, तो वहाँ पे 2-4 महीने मतलब साल तो रखा उन्होंने। उसके बाद उन लोगों ने मना कर दिया कि मम्मी लखनऊ में रहती हैं, जाके मम्मी को अपनी ढूंढो। शादी हो गई तो पता नहीं मेरे परिवार वालों के ससुराल पक्ष को कैसे पता चल गया कि मेरे एक बेटा है, तो मेरी ज़िंदगी एकदम नरक हो गई। ना हम जीने लायक बचे ना मरने लायक बचे। अब वो मेरे पीछे पड़ा है, कह रहा मम्मी जिसको मैं ज़िंदगी भर अपना बाप समझता रहा वो मेरा बाप नहीं है, वो मेरी माँ नहीं है, तो मैं हूँ कौन? आप या तो सीधे सीधे बताइए मुझे मैं कौन हूँ, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। क्योंकि ऐसी ज़िंदगी जीने जिसका कोई अतई पता नहीं है, इस ज़िंदगी का क्या करूँ मैं? कहीं सर उठा के मैं खड़ा नहीं हो सकता 4 दोस्तों के बीच में, कहते पता नहीं किसकी औलाद है ये। लखनऊ में भी कहा करते थे कि ये मुसलमान है, बैठाला नहीं करते थे हमको अपने साथ में, भगा देते थे कि भाग जाओ यहाँ से। तो बड़ा अजीब लगता था सर। काफ़ी गिड़गिड़ाए, उनसे काफ़ी पूछा करते थे कि बता दो, लेकिन वो बताया नहीं करती थी हमको ये बात। एक दिन ऐसे ही मतलब गुस्से में पूछे कि बताना है बताओ, नहीं तो जाके लटक जाएंगे हम। अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि हम एकदम हार गए, एकदम मतलब पूछ के कि मेरा भी तो हक बनता है कि पापा कौन है कौन नहीं है। बेटा मेरा जब बार बार मेरे ऊपर प्रेस करने लगा तो तब मैंने ये कदम उठाया कि ठीक है बेटा, तुम्हारे सवालों के जवाब, मेरे सवालों के जवाब सब अब कानूनी दिलवाएगा हमको। डीएनए टेस्ट करा दिया जाए तो पता चल जाएगा, मेरे सवाल भी जवाब मिल जाएंगे और मेरे बच्चे को भी पता चल जाएगा। तो एक दिन मम्मी बताना स्टार्ट की, तो मम्मी ने बताया तो बारे में 2 व्यक्ति थे, बारी बारी करके शोषण किया करते थे। उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद हुई ही है। वो लोग खुलेआम घूम रहे, अपनी गृहस्थी बसाए हुए हैं, बच्चों के साथ रह रहे हैं, परिवार के साथ, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। लास्ट सपना यही है कि उन अपराधियों को सज़ा मिले तो ज़रूर मिले। अब आपके मन में यह सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि 26 वर्ष के बाद अपने अधिकारों की आवाज उठाने वाली, अपने इंसाफ के लिए आवाज उठाने वाली इस महिला के केस में अब आगे क्या होगा? क्या आरोपियों को सजा मिल पाएगी या नहीं? और अगर सजा मिलेगी तो अब कितनी सजा मिल सकती है? इस केस में डीएनए टेस्ट सबसे बड़ा आधार बन सकता है। अगर पिता और बेटे का संबंध स्थापित हो जाता है तो यह केस जरूर आगे बढ़ेगा। यह केस इंडियन पिनल कोड की धारा 376(2) के तहत दर्ज किया गया है और यह धारा गैंगरेप के मामले में लगाई जाती है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर आरोपियों को 10 वर्ष की सजा हो सकती है, 10 साल की। वर्ष 2012 के बाद दिल्ली में निर्भया गैंगरेप केस के बाद बलात्कार के मामलों में सजा को लेकर कई बड़े बदलाव हुए हैं और इन बदलावों के तहत अगर 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार होता है तो फिर आरोपी को आजीवन कारावास या फांसी की सजा भी हो सकती है। यहां हम आपको बता दें कि भारत के संविधान में किसी पुराने मामले पर नया कानून लागू नहीं हो सकता, इसलिए 2012 के बाद
कानून में किए गए बदलाव इस केस पर लागू नहीं हो सकते, इसलिए इस पर जो नए जो कानून हैं वो लागू नहीं होंगे, पुराने कानून ही लागू होंगे।